5 तक मान लीजिए जहाँ डिमांड लोग क्रिएट करते हैं, डिमांड क्रिएट हो जाती है 7 मान लीजिए। तो ये मेन असेसिंग अफसर का यही काम है जो आज से हम लोग कर रहे हैं। और स्टार्ट हम लोग 139 से करेंगे। राकेश जी से आप लोग कई बार क्लास ले चुके हैं, बड़ा थॉरोली पढ़ाते हैं। उनके अंदर बड़ा हमें लगता है स्ट्रक्चर अगर होते तो टीचर होते तो ज़्यादा बेटर होता समाज के नए नए कितने स्ट्रक्चर कितने आइडिया पैदा करते हैं। खैर जहाँ भी हैं उनकी अगर यूनिट में कुछ आवाज़ बढ़ रहा जितना भी है सर क्रिएटिव क्लास वैसे ऑलरेडी है, बैच लोगों का है ये और कुछ लोग आ रहे होंगे, कुछ स्मार्ट डेट हो गया था, आप शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सर। आपने जो भी तारीफ की मैं उसे उतना डिजर्व करता नहीं, लेकिन क्या टीचर होता है क्या यहाँ पे हैं। आज का विषय हम लोग का है चैप्टर 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत है आपसे। हेलो ये बेटा देखो कहाँ प्रोसीजर फॉर असेसमेंट प्रोसीजर। तेईस चैप्टर्स में से वन ऑफ द वॉल्यूमिनस चैप्टर है ये चैप्टर 14 जो हमारे आईटी एक्ट में है। रेंज इसका जो रेंज एंड एक्सपेंशन है ये 139 से स्टार्ट होता है और ये जाता है 157 तक आज के जो सेक्शन। अदरवाइज ये 158 में भी जाता है जो पहले ब्लॉक असेसमेंट हुआ करते थे 2003 से पहले, जब सर्च असेसमेंट को ब्लॉक असेसमेंट कहते थे। 158 BC में उसका रिटर्न ब्लॉक असेसमेंट का 6 सालों का जो फाइल होता था उस समय तक। इसकी अगर हम रेंज की बात करें इस पूरे चैप्टर की तो 139 से स्टार्ट होता है और वहां तक जाता है। बट आज की डेट में जो इफेक्टिव सेक्शन है वो लास्ट 157 है। तो जो उसकी शुरुआत है वो सेक्शन 139 से। असेसमेंट जो वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं? 139 पे तो हम आ ही रहे हैं अभी। असेसमेंट क्या? मूल्यांकन किस चीज का? यानी कि असेसमेंट ऑफ द इनकम ऑफ द एसएससी एज वेल एज डिटर्मिनेशन ऑब्लिक कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स। उसके ऊपर जो आ रहा है इनकम कौन सी? हाँ, इनकम स्पेसिफिक ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन डन इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस ईयर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कौन सी इनकम? बी स्पेसिफिक की इनकम कौन सी? एक्ट में इनकम को उन पांचों हेड की तो इनकम है, बिल्कुल ठीक है। फिर अगेन स्पेसिफिक इनकम का मतलब ये क्या ग्रॉस टोटल इनकम पे है या ग्रॉस रिसीट पे है? यानी कि टोटल इनकम। तो कीवर्ड यहाँ पे वही है कि वो जो सेक्शन 5 में टोटल इनकम डिफाइन की गई है और जिसकी डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 45 में है, उस टोटल इनकम का असेसमेंट, डिटरमिनेशन करना, कंप्यूटेशन करना, इस पूरी जो प्रोसेस का नाम है यही असेसमेंट है हमारा। तो इसका प्रोसीजर क्या है? यानी अगर जब हमने सारी हेड्स ऑफ इनकम भी देखी, सैलरी देखी, हम ये देखते हैं कि जो भी इनकम है ये खतरा रहा है बार-बार या तो हटा दें बात सुनी की आवाज आ रही है ना? जो भी इनकम एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 कहता है कि इनकम इंक्लूड्स ये इनकम हो सकती है विच इज नॉट एग्जम्प्टेड अंडर चैप्टर 3 ऑफ आईटी एक्ट, इसको एग्जम्प्ट नहीं किया है। तो अब उस इनकम पे जो एसएससी सर्टेन ट्रांजैक्शन कर रहा है और डिफरेंट टैक्स पे कर रहा है, हमें यानी डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि उसकी किस नेचर की इनकम थी? सैलरी थी, हाउस प्रॉपर्टी थी, बिजनेस थी, कैपिटल गेन था या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था? वो क्या करता है? वो ट्रांजैक्शन करता है और बाय वे ऑफ जो हमारे डिफरेंट प्रोविजंस हैं, या तो एडवांस टैक्स के माध्यम से, सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से, या टीडीएस कट जाता है, उस माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। लेकिन उस पैसे का बाइफरकेशन क्या है? उस पैन पे जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन यानी जो अकाउंट है वो कौन सा है? पैन है। अभी उसका भी चर्चा करेंगे जो एक्ट में प्रोविजन है।
तो वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या अकाउंट ऑफ द एसएससी आप कह दीजिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेंटेन हो रहा है, पैसा तो वहाँ जा रहा है, लेकिन उस पैसे का बाइफर्केशन क्या है? यानी एक एसएससी का एक पैन है, लेट्स से मेरा राकेश श्रीवास्तव का साल भर में अगर 10 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, तो 10 लाख रुपए का बाइफर्केशन क्या है? तो उस बाइफर्केशन का जो तरीका है, यानी सबसे पहला असेसमेंट जो होता है वो एसएससी खुद करता है। एक्ट ने एक तरीके से उसके ऊपर लायबिलिटी दी है, एक्ट ने उसको जिम्मेदारी दी है कि वो अपना असेसमेंट पहले वो खुद करेगा। तो असेसमेंट जो है एसएससी का सबसे पहले खुद स्टार्ट होता है। तो असेसमेंट स्टार्ट करने के लिए आखिर वो अपने जो उसने टैक्सेस पे किए हैं उसका बाइफर्केशन देगा, साथ साथ इनकम जो उसने जनरेट की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कि वो रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट था, वो सब अलग बात होगी, लेकिन जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जितनी भी उसने इनकम जनरेट करी है उसका वो क्या देगा? बाइफर्केशन देगा। अब वो बाइफर्केशन कैसे देगा? बाय वे ऑफ अ स्टेटमेंट देगा किसी भी तरीके से। वही जो प्रोसेस है सेल्फ असेसमेंट का जो पहला हिस्सा है, ये रिटर्न ऑफ इनकम के फॉर्म में आएगा। ये एक तरीके का स्टेटमेंट है, विवरण है, जिसमें वो डिस्क्लोज करता है कि मेरी ये सर्टेन इनकम है, इस हेड में ये इनकम है, ये टोटल रिसीट है। और अगेन वही जो मास्टर फ्लो आता है, शायद उसकी हमने चर्चा कर रखी है। मास्टर फ्लो क्या? सबसे पहले ग्रॉस रिसीट होती है, ग्रॉस रिसीट के बाद आपका सेक्शन 10 या जो चैप्टर 3 की एप्लीकेबिलिटी है, ऐसी इनकम जिसको टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं मानते उसको हटा दिया जाता है। देन सेट ऑफ लॉस एंड ऑल, ये सब चीजें आती हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम में वो इनकम ऐड हो जाती है अगर माइनर की या किसी इनएडिक्वेट ट्रांसफर वगैरह की इनकम जनरेट हो रही है। फिर उसके बाद जो आता है जीटीआई होता है, और फिर इसके बाद चैप्टर 6 के डिडक्शन देने के बाद हम टोटल इनकम निकालते हैं। जब हम ध्यान से देखें तो हमारे उसमें आईटीआर जो दिखता है, जो एक्नॉलेजमेंट है, उसमें वो चीजें जीटीआई से स्टार्ट भी होती है, ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई देता है और ये चीजें दिखती है। तो असेसमेंट स्टार्ट्स विद एसएससी ओनली, एसएससी सेल्फ के फॉर्म से ही वो स्टार्ट करता है। तो जो मेथड है उसका वो क्या है, जिसको कि हम रिटर्न ऑफ इनकम के नाम से कह रहे हैं। तो एक्ट ने लायबिलिटी फिक्स करी, हर एक इधर से इसको ऑपरेट करना होगा, तो हर एक व्यक्ति अगर 139(1) जिसको हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें कि इसकी ड्यू डेट डिफाइंड है कॉमनली, तो 139(1) में क्या बताया है, क्या इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति बीइंग अ कंपनी और फर्म, यानी अगर कंपनी है या फर्म है, जो हमारे पर्सन डिफाइन किए गए हैं तो सबसेक्शन 31 में, जो कि एसएससी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो कंपनी और फर्म है तो उसकी इनकम की या उसकी किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है, उसको फ्लैटली, या फिर क्लॉज बी में अगर देखें तो बीइंग अ पर्सन, जो कि इंडिविजुअल हो, फर्म हो, अदर देन कंपनी और फर्म, सिंपली उन्होंने कह दिया। यानी जो हमारे पास 7 तरह की एंटिटीज डिफाइंड है, उसमें 2 एंटिटी के लिए क्लॉज ए रखा और अदर एंटिटीज के लिए क्लॉज बी रखा। कहा कि इनको जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्लॉज बी के अंदर अगर उनकी जो मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है अगर वो एक्सीड करती है तो आपको इस 139(1) के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब्ड मैनर में रिटर्न फाइल करना होगा। जो ये वर्ड प्रेस्क्राइब्ड लिखा है यहाँ पे, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब कौन प्रेस्क्राइब करेगा? ऑब्वियसली एक्ट प्रेस्क्राइब कर रहा है। एक्ट बाय द वे ऑफ आईटी रूल प्रेस्क्राइब करता है। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो आईटी रूल 12 आएगा। यानी जो हम लोग देखते हैं कि वो प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा क्या है, तो देखिए सी रूल 12 आया। तो हम नीचे भी फुटनोट में भी अगर देखेंगे इसमें अपने एक्ट के फुटनोट में, तो रूल 12 को ही वो रेफर करेगा। रूल 12 बेसिकली क्या है, ये उन्हीं फॉर्मेट्स को बताता है कि आईटीआर 1 क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, आईटीआर 2 क्या है, आईटीआर 3 क्या है, आईटीआर 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है। तो ये प्रेस्क्राइब जो वर्ड में जो नंबर लिखा है, ये लिंक कर रहा है रूल 12 को, और रूल 12 जब हम इलैबोरेट करें या क्लिक करें तो वही चीजें खुल के आएंगी। एक सेकंड दिखा दूंगा। डायरेक्ट स्क्रीन पे खुलवा दो, डायरेक्ट स्क्रीन में आसान हो जाता है। ये स्क्रीन पे खुला है, कोई बात नहीं, हम इसको बीच में लिंक कर रहे हैं। अब ये रूल 12 ही है, देखिए 139(1) में जो इन्होंने कहा इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द, तो प्रिस्क्राइब्ड में ये मैनर
आप देखिए इसमें सातों तरह के जो हम फॉर्म जानते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, इन सबकी डिटेल दे रखी है इन्होंने। क्या चीज क्या कोई सोसाइटी डिपेंड ये करता है कि वो किस तरह का वो बेनिफिट ले रही है। ATP नहीं ले रही है, लेकिन अगर और कोई ऐसी रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि सेक्शन 10 का कोई एग्जम्पशन ले रही है, ठीक है, तो उसके लिए 139 4A 4C 4C 4D के क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी इसकी चर्चा कर सकते हैं, अभी आगे जैसे कि वो वाली सोसाइटीज हैं, जैसे मैंने अभी शायद जब हम लोग ने थोड़ा ओवरव्यू जिक्र किया था, उस तरह की सोसाइटीज जो हम लोग यहाँ डिपार्टमेंट्स में बना लेते हैं, अपनी सोसाइटीज को बना लेते हैं, वेलफेयर फंड टाइप का बना लेते हैं। तो अगर ऐसी सोसाइटीज क्रिएटेड हैं तो मैंडेटरी है उनको रिटर्न फाइल करना। वो अभी आ रहा है 139 4C में आ रहा है। ये रूल में इन्होंने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दे रखे हैं। वापस आ जाते हैं इस पे। अब इसमें 7 प्रोविजन इसी सबसेक्शन में 139(1) में 7 प्रोविजन। अगर आपने हो सकता है जब हम लोग ऑनलाइन ITR फाइल करते हैं तो हम सबने देखा होगा इनवेरिएबली कि आप अपना ITR फाइल करना चाहते हैं, क्लॉज आता है एक ये कि आपकी जो टोटल इनकम है वो प्रेस्क्राइब्ड जो मिनिमम एग्जम्प्टेड है उसको क्रॉस कर गई है, या अंडर द 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1). ये हमने जरूर देखा होगा। हम लोग क्लिक कैसे करते हैं, ऊपर वाले को क्लिक करते हैं। तो अभी 7th प्रोविजो का भी जो एलैबोरेशन है वो हम लोग अभी करेंगे। इसमें 7 प्रोविजो। अब प्रोविजो क्या कह रहा है बेसिकली कि बोर्ड जो है क्लॉज बी में जो पर्सन रिफर्ड है, क्लॉज बी में कौन से, यानी अदर देन फर्म और कंपनी, उनके लिए वो ये कह सकता है कि यहाँ पे इनको सर्टेन क्लास को या इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, ठीक, वो ये कह सकता है। और या क्या कहेगा कि अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 50,000 से ऊपर है, ये सेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रोविजन आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है, ये 2005 के पहले, ये देखिए ये जो प्रोविजो है, प्रोविजो 1, ये 2005 से पहले एप्लीकेबल था। यानी बिजली का बिल अगर आपका 5,000 से ऊपर का है, ठीक, या अगर आपने मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर रखी हुई है, या ऐसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड फ्लोर एरिया ओनरशिप में है, टेनेंसी अदरवाइज जो कि बोर्ड ने कह रखी है, और कोई भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो इन सब क्राइटेरियाज को इन्होंने रखा कि इसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो रिटर्न फाइल करना है, चाहे वो क्लॉज बी की प्रेस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा हो या ना कर रहा हो। प्रेस्क्राइब्ड लिमिट का मतलब ये है कि जैसे उस साल के लिए जो एग्जम्प्टेड लिमिट है 3 लाख की है, मान लीजिए आज की डेट में, तो अगर उसकी इनकम 3 लाख से कम भी है, फिर भी अगर ये चीजें फॉलो हो रही हैं, इनमें से कोई भी चीज एप्लीकेबल हो रही है, तो उसको ITR फाइल करना होगा। लेकिन ये प्रोविजो एप्लीकेबल था अप्रैल 2005 से पहले का, तो अब इसकी आज की रेलिवेंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका इन्होंने काउंटर प्रोविजो 7 में दिया है, जिसके लिए भी हम चर्चा अभी इसकी करेंगे। प्रोविजो 7 में ये सारी बातें फिर से आई हैं और एग्जॉस्टेड फॉर्म में आई है। यानी ये जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 50,000 है वहाँ 1 लाख हो गया। अभी 7 प्रोविजो में हम देखेंगे ये चीजें आने वाली। फिर इसके बाद प्रोविजो 2, जैसे प्रोविजो 2 काउंट हम कैसे करेंगे, जो पहला प्रोविजो है प्रोविजो 1 हो गया, प्रोवाइडेड फर्दर जो है ये प्रोविजो 2 है, ठीक। तो प्रोविजो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है नोटिफिकेशन से कि इसके ऊपर ये पहला प्रोविजो नहीं अप्लाई होगा। ये भी आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 2005 से पहले के प्रोविजंस में चला गया, ठीक। ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड ऑल्सो, यानी प्रोविजो 3, कि जो भी कंपनी होगी या फर्म होगी अपने इनकम और लॉस का इनवेरिएबली ITR फाइल करेगी। 139(1)A में उन्होंने लिमिट नहीं दी थी, लेकिन कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, हो सकता है वो एम्बिग्यूटी रह गई, उसको बाय वे ऑफ प्रोविजो इन्होंने यहाँ इलैबोरेट कर दिया कि इन केस ऑफ कंपनी और फर्म बाय वे ऑफ प्रोविजो 3 मैंडेटरी है कि चाहे वो इनकम हो या लॉस हो, वो अपना ITR जरूर फाइल करेंगे। प्रोविजो 4, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मली जो रेजिडेंट हो और अगर उसने कोई एज अ बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी दोनों क्लॉजेज में है,
ऐसा कोई एसेट होल्ड कर रखा है, उससे बेनिफिट डिराइव कर रहा है फॉर किससे, जो एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजो जो ये 4 है वो भी उसमें उसको रिटर्न फाइल करना होगा। देखिए, शैल फर्निश ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम और लॉस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड इन द मैनुअल। ठीक, अब प्रोविजो 5 ये इससे ही लिंक कर रहा है प्रोविजो 4 से। वो ये कह रहा है कि ये उसमें नहीं मानेंगे कि किसी के पास एसेट अगर आउटसाइड है, वो चाहे बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो, कि अगर उसने अपनी टोटल इनकम में वो जो इनकम जनरेट हो रही थी उसको नॉर्मल अपने इनकम में इंक्लूड अगर कर रखा है तो सेपरेटली उसको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजो 6 इंपॉर्टेंट ये भी, और प्रोविजो 7 इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा स्पेशली कि ऑब्वियसली किस पर्सन के लिए आ रहा है, देखिए ऐसा कोई भी पर्सन जो कि अदर देन कंपनी और फर्म है, देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक, जिसने भी चाहे वो कॉर्पोरेटेड हुआ ना हुआ हो, जो कि इस इनकम टैक्स में एसेसिबल है और विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ दीज सेक्शंस। विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ दीज सेक्शंस का मतलब स्पेसिफिक लिखा है इन्होंने यहाँ पे, चैप्टर 6A को पूरा लिखा है, यानी डिडक्शन वाला चैप्टर का इफेक्ट नहीं देने पर, और साथ ही साथ जो सेक्शन 10 ये कोटेड है और सेक्शन 54 के सब सेक्शन जो कोटेड है, जहाँ पे हम कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लेते हैं कि अगर हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दूसरी खरीद ली या एक एसेट को बेच के दूसरा एसेट खरीद लिया या सिक्योरिटीज वगैरह वाले ले लिए, व्हाटएवर, तो ये जो सेक्शंस कोटेड है यहाँ पे 54 के, सेक्शन 10 के और चैप्टर 6A के, तो अगर इसको इफेक्ट दिए बिना उसकी टोटल इनकम प्रेस्क्राइब जो एक्सीडेड मैक्सिमम लिमिट है उसको क्रॉस अगर कर जाती है तो उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी। इट मींस, इसको ऐसे समझें, आपका एक क्वेश्चन था उस दिन, आपका ही शायद था यानी किसी और का, शायद चले गए, हाँ दिख नहीं रहे, स्पेशली किसी ने उस दिन पूछा था 139(4)C के बारे में, अभी उसके हम चर्चा करते हैं प्यार। वो क्या है बेसिकली वो चीज कि जैसे किसी की इनकम 5 लाख रुपए है, ठीक, 3 लाख रुपए है, उसने 80C का बेनिफिट लिया 1.5 लाख रुपए का, तो उसकी इनकम कितनी बचेगी, 1.5 लाख रुपए, ये टोटल इनकम उसकी कितनी बचेगी एक्चुअली 1.5 लाख रुपए, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजो 6 उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक, विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ चैप्टर 6 से अगर उसकी इनकम प्रेस्क्राइब लिमिट को क्रॉस कर रही है, 2.5 लाख 3 लाख जो भी प्रेस्क्राइब लिमिट उस असेसमेंट ईयर के लिए होगी, तो उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी। ठीक, यहाँ पे इलैबोरेट उन्होंने इसलिए किया क्योंकि क्लॉज बी में उन्होंने सिंपली इतना लिखा था कि अदर देन कंपनी और फर्म उसी को एलिजिबल होगा जिसकी प्रेस्क्राइब लिमिट क्रॉस कर रही होगी। यहाँ पे इलैबोरेट इसमें इन्होंने किया कि चैप्टर 6 का डिडक्शन माइनस कर दीजिए तो उसकी इनकम 1.5 लाख बची इसके, तो कहेगा कि चैप्टर 6 का डिडक्शन के बाद हमारी इनकम बच रही 1.5 लाख, मैं आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं। कहा कि लिमिट ग्रॉस इनकम से डिसाइड होगी ना कि हाँ, मतलब ग्रॉस इनकम से, बल्कि विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ नॉट ओनली ग्रॉस इनकम, साथ ही साथ अगर आपने ये सारे सेक्शंस का भी कोई बेनिफिट लिया हुआ है तो इसका भी इफेक्ट देने से पहले इसमें जरा ध्यान से देखिए तो अच्छी, मतलब खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ ये सेक्शन 10 में आप ध्यान से देखें तो इन्होंने 3 ही 4 सेक्शन 10 में लिखे, पूरे सेक्शन 10 को नहीं लिखा, चैप्टर 3 को ओवरऑल नहीं लिखा, यानी इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में, बीओआई, एओपी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में अगर इन दोनों के अलावा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर उसको 10-14 का कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो उसको माइनस कर रहा है और तब उसकी लिमिट 2.5 लाख के कम है, तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा वो सेक्शन। यहाँ 1038 वो वाला सेक्शन है जहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन पे हुआ करता था, यानी एग्जाम्प्ट हुआ करता था। अगर आप शेयर बेचिए, 1 साल से ज़्यादा होल्ड करिए तो 1038 का बेनिफिट मिलता था, आपको उस पर टैक्स नहीं पड़ता था। या 10A और 10B वो सेक्शंस हैं जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या कोई सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल थिंग और कंप्यूटर के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके इफेक्ट के लिए है खाली, यानी बाकी चीज़ों को उन्होंने कहा अगर आप इफेक्ट देने के बाद इस केस में प्रोविजो 6 के केस में अगर उसमें से अगर सेक्शन 10 का बेनिफिट है तो उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा।
लेकिन अगर इसका ये सेक्शन कोटेड है और पूरा चैप्टर 6 से देखिए अलग से लिखा है। चैप्टर 6 से का मतलब 80C से लेकर 80U पूरा आ गया उसके अंदर। उसमें कोई भी डिडक्शन क्लेम करने से पहले जो इनकम होगी वो अगर 2.5 लाख या 3 लाख जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे क्रॉस होगी तो ITR फाइल कर। सर अगर एग्रीकल्चर इनकम सपोज मान लीजिए किसी की बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ सिर्फ एग्रीकल्चर तो एग्जाम में तो वो तो नहीं पाएंगे। नहीं, ITR फाइल करना पड़ेगा उसको। नहीं तो इसके हिसाब से तो 410(1) है सर और सिर्फ 1038 लिखा है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उसको फाइल करना होगा। इसमें में सब कुछ है। नहीं, इसका जो आप कह रहे हो सही है। अगर 10(1) है या 10(2) है, 10(2) है, HUF वाला है तो वो नहीं फाइल करेगा। तो 1 करोड़ भी उसकी है मान लीजिए एग्रीकल्चर नहीं हाँ, सिर्फ अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो इस क्लॉज में वो कवर हो रहा है, इंडिविजुअल एसएससी है करेगा। नहीं करेगा। सिर्फ इन्हीं सेक्शन का इफेक्ट देने से ठीक पहले अगर उसकी इनकम देने से पहले अगर उसकी इनकम 3 लाख 2.5 लाख यानी प्रेस्क्राइब लिमिट को क्रॉस करेगी तो ITR फाइल करना होगा। लेकिन जैसे आपने कहा 10(1) का इफेक्ट आ गया, 10(2) HUF वाला अगर वो है मेंबर है HUF के और वो इनकम रिसीव कर रहे हैं, 10(2) में पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो वो इसका इफेक्ट अगर अपनी इंडिविजुअल इनकम पे वो ये कहता है कि जो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला मैं उसको अपनी टोटल इनकम से बाहर रख रहा हूँ और मेरे पास सिर्फ यही इनकम थी, मैं इसलिए ITR फाइल नहीं कर रहा, तो इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी उस पर नहीं आएगी, यानी वो ITR फाइल करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर उसकी इनकम एग्जाम्पल ले लें जैसा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और वहां से उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट 10 लाख रुपए मिला, क्योंकि वो सेक्शन 10(2) में एग्जम्प्टेड है और उसकी और कोई इनकम नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इस सेक्शन 139(1) के प्रोविजो 6 में कवर नहीं हो रहा है और ITR उसको नहीं फाइल करेगा। प्रोविजो 7 ये है जो प्रोवाइडेड ऑल्सो लास्ट में लिखा है, दिस इज प्रोविजो 7 जो हम अपने जब हम ऑनलाइन ITR फाइल करते हैं तो ये दिखाई देता है, ये है प्रोविजो 7। प्रोविजो 7 कह रहा है फॉर द पर्सन रिफर्ड टू इन क्लॉज बी, क्लॉज बी का मतलब हो गया अदर देन कंपनी एंड फर्म। 139(1) में जो क्लॉज बी है वो क्या है, अदर देन कंपनी और फर्म, जितने बाकी तरह के हमारे एसएससीज होंगे उन पे अगर उसने क्या किया हो, करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या फॉरेन ट्रैवल में, देखिए हमने कहा था ना वो वही प्रोविजो एग्जॉस्टिव फॉर्म में लौट आया, जो प्रोविजो 2 था वो एग्जॉस्टिव फॉर्म में वापस आया। अगर फॉरेन कंट्री में विजिट हुई और 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर उसने किया, 1 लाख से ऊपर का बिजली का बिल हुआ, ठीक है, और इसके अलावा अब जब आप ध्यान से देखिए तो आप इस 3 चीजों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि क्या सेविंग बैंक अकाउंट में अगर कुछ पैसा हो, TDS कटा हो, उसके लिए कोई रूल है या नहीं है, तो वो रूल यहाँ से कवर होता है इस जगह, फुलफिल सच अदर कंडीशंस एज मेनी प्रिस्क्राइब, ठीक, इसके लिए इन्होंने रूल 12A भी क्रिएट किया। अभिषेक वो भी है यहाँ पे, हाँ एक बार कॉल कर इसने उसी को खोल दिया क्या? नहीं सर, इसी पे खोला ये यहाँ से क्लिक होके आया नहीं सर, वो वहाँ क्रॉस दबा दीजिए वो। हाँ, ठीक, ये रूल 12A भी है। अब देखिए ये जो कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, जो चौथी चीज लिखी थी वो यहाँ पे देखिए रिफर भी कर रहा है कि 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) का जो क्लॉज 4 है, क्लॉज 4 जो अभी हमने देखा, ये वाला, इसके बगल वाला, ये वाला, ये 2019 या 20 से एप्लीकेबल है। एक बार इसको देख ले रहे हैं, इसका फुटनोट में देखिए, उसका है एक्ट में है, पुराना है ना, हाँ, तो 2019 से 20 से असेसमेंट है इसका, 2020-21 से आएगा, ठीक। तो ये 7th प्रोविजो, ये बेसिकली ये वही कोविड पीरियड के बाद से ये चीज आई, असेसमेंट अभी नीचे दिख जाएगा इसमें कब से एप्लीकेबल है। तो ये जो रूल 12 में भी है, ये
यहाँ से आ जाएगा, अभी यहाँ से दिख जाएगा स्पेसिफिकली 4/2022 से। यानी असेसमेंट ईयर अगर स्पेसिफिक कहें हम तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा असेसमेंट ईयर 23-24 से, या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आफ्टर 22/4/2022। 1 अप्रैल को नहीं आ पाया था, तो यहाँ से एप्लीकेबल है। अब देखिए इसकी कंडीशंस क्या है। जब भी हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं ये जरूर दिखाई देता है आज की डेट में कि आप अपना आईटीआर चाहे 7 प्रोविजो पे फाइल करना चाह रहे हैं या प्रेस्क्राइब लिमिट से क्रॉस कर गया था तो हम उससे फाइल कर। तो जो क्लॉज 4 है उसमें देखिए इन्होंने बाकी चीजें भी कवर कर ली। जो मन में डाउट आए कि क्या सिर्फ करंट अकाउंट में पैसा जमा करना हो एक करोड़ से ज्यादा तभी वो एप्लीकेबल होगा, तो नहीं, सेविंग बैंक में भी अगर आपका 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट है, देखिए आ रहा है कहाँ पे, 4th वाला पार्ट, ठीक है। 3rd वाला पार्ट देखिए कि अगर टीडीएस आपका 25,000 से ज्यादा कटा है और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 है, वो उन्होंने प्रोवाइजो में दे दिया। और आपकी प्रोफेशन अगर आपका है, प्रोफेशनल इनकम है, 10 लाख से ज्यादा की रिसीट है, और अगर आपका बिजनेस है तो जो टोटल सेल्स टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, तो ये भी उस 7th प्रोविजो के वर्च्यू में क्लॉज 4 में कवर होगा। बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया, यानी इन लोगों को भी मैंडेटरी हो जाएगा जो कि क्लॉज बी में आ रहे हैं, अदर देन कंपनी एंड फर्म, क्योंकि कंपनी और फर्म को तो वैसे भी मैंडेटरी है फाइल करना। इट मींस कि अदर देन कंपनी और फर्म भी अगर प्रेस्क्राइब लिमिट नहीं भी क्रॉस कर रहे हैं, यानी उनकी टोटल इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम, अगर वो क्लेम करते हैं कि 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है ना, बट ये कंडीशंस अगर फॉलो हो रही हैं, है ना, तो हमें क्या होगा, अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा बाय द वर्च्यू ऑफ 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1). और एक कंडीशन जो और थी हमने ऑलरेडी देखी प्रोविजो 4 में कि अगर उसने रेजिडेंट है और किसी भी तरह का या तो बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी है रिलेटिंग टू द एसेट ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो भी वो इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा क्लॉज बी के लिए, ठीक है। तो यानी अगर हम ये कहें कि कंपनी और फर्म मैंडेटरी है सब केस में, हर एक केस में फाइल करना, चाहे इनकम रिटर्न ऑफ इनकम हो, रिटर्न ऑफ लॉस हो, अदर देन कंपनी और फर्म अगर उनकी प्रेस्क्राइब लिमिट इन जनरल नहीं क्रॉस करती है तो वो नहीं फाइल करते हैं। बट अगर ये कंडीशन जो कि प्रोविजो 4 और प्रोविजो 7 में डिफाइन की है, अगर वो क्रॉस कर जा रही है यानी फुलफिल हो जा रही है, तो कोई एसेट उसने बाहर रखा हुआ है, उससे कोई इनकम डिराइव हो रही हो, या जो 7th प्रोविजो की कंडीशन है करंट अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा, फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर, या जो बोर्ड ने 12AB में गाइडलाइन प्रेस्क्राइब करी, अगर ये कंडीशन फॉलो होंगी तो इट इज मैंडेटरी टू फाइल आईटीआर। ऑब्वियसली जब मैंडेटरी टू फाइल आईटीआर तो नॉन फाइलिंग का जो कंप्लायंस कॉम्प्लिकेशंस हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको बियर करने होंगे, ठीक। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, अरे मुकेश उनको संक्षेप मुझे थोड़ा अब जो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट, एक्सप्लेनेशन 1 में इन्होंने ये डिफाइन किया कि जो मोटर व्हीकल यूज किया है उसका मतलब क्या है, और एक्सप्लेनेशन 2 में इन्होंने ड्यू डेट क्या है उसको डिफाइन किया। व्हाट डू यू मीन, मतलब व्हाट एक्ट मीन बाय ड्यू डेट, ठीक है। तो आज की डेट में 2021 के बाद से, असेसमेंट ईयर 2021-22 के बाद से जो ड्यू डेट है, नॉर्मल ड्यू डेट हमारी वो 31 जुलाई है, और ऐसे केसेस जिनका ऑडिट होना है वो 31 अक्टूबर है, और ऐसे केसेस जहां पे 92E की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कोई प्रेस्क्राइब्ड रिपोर्ट फाइल करनी हो, किसी इंडिविजुअल एसएससी से हो या कंपनी एसएससी से, तो ऐसे केसेस में 30 नवंबर है। तो 3 ड्यू डेट्स हैं हमारी, वही उन्होंने एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया, जो हमारा 139(1) का एक्सप्लेनेशन 2 है। तो ये सेक्शन 139 का सब सेक्शन 1 यहाँ पे समाप्त होता है, मतलब ये इसकी कंडीशंस के साथ, 2 एक्सप्लेनेशंस के साथ ये सेक्शन 139 का सब सेक्शन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन 139(2) कुछ नहीं है आज की डेट में, 1989 में डिलीट कर दिया गया। 139(3) क्या है, किसी को जानकारी है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 क्या है? दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस एप्लीकेबल इस केस के लिए है बेसिकली कि
अगर किसी एसएससी की इनकम जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो या कैपिटल गेन से हो, और अगर उसको अपने उस साल में कोई लॉस हुआ हो या पिछले सालों में जो लॉस हुआ था उसको कैरी फॉरवर्ड कराना हो, बेसिकली कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अगर कराना है उसको, तो कंडीशन ये दी है फॉर दिस काइंड ऑफ एसएससी जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या कैपिटल गेन से हो, भैया रहने होगा नहीं करेक्ट हो रहा है, तो इन दैट केस उसको क्या करना होगा, जो अपना आइडिया है वो विद इन ड्यू डेट एज प्रेस्क्राइब्ड इन 139(1) उसको दाखिल करना होगा, फाइल करना होगा। अगर उसने 139(1) की ड्यू डेट में अपना आइडिया फाइल नहीं किया तो उसको कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इससे ये आधा सेंटेंस है, तो इसका पूरा सेंटेंस ये होगा कि अगर उसने ड्यू डेट की बियॉन्ड फाइल किया रिटर्न, तो जो उस साल उसको लॉस हो रहा है उसका सेट ऑफ का प्रोविजन उस साल में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड के लिए एम्बार्गो लगा हुआ है, एक राइडर लगा है, कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं होगा। दो चीजों पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, अनअब्जॉर्ब्ड एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर उसने नहीं भी ड्यू डेट में फाइल किया है तो भी सेक्शन 32(2) जहां अनअब्जॉर्ब्ड एप्लीकेशन को डील किया गया है, उसके स्पेशल नेचर की वजह से उसका और बाकी सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट की वजह से उसका जो कैरी फॉरवर्ड है वो अलाउड है, इवन दो आपने अपना आइडिया ड्यू डेट पे फाइल किया हो चाहे ना, इसी से कनेक्टेड है, वहां से इसी से दिक्कत कैसे आ रही है? इसका जो 1A और 1B है ये इन जनरल देखने को नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर दे कि जो सैलरीड एम्प्लॉई है 1A उसके लिए है कि वो अपना आइडिया खुद ना भरते हुए अपने एम्प्लॉयर को कंप्यूटराइज फॉर्म में दे और वो डिस्केट और सीडी या उसके फॉर्म में वो फर्दर फाइल कर दे, तो 139(1) का जो 1A है, 139(1A) जो है उस पार्ट के लिए है एप्लीकेबल, और 1B जो है अदर देन उसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए सैलरी की जगह अगर वो कंपनी हो, अदर पर्सन हो जिसको कि नॉर्मल फाइल करना हो, वो चाहे तो अपने जो रिटर्न है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हुए एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड 1B के फॉर्म में कर सकते हैं, बट जनरली यूज में ये सेक्शन नहीं दिखाई देता। 139(3) की हम बात कर रहे थे आपसे, ये देखिए कि अगर उसने अपना रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल किया है तो उसको कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ लॉसेस का जो बेनिफिट है चैप्टर 6 का वो उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हालांकि ये दो सेक्शंस पे अप्लाइड नहीं होता है, यानी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे अप्लाइड नहीं। 139(4) इससे हम लोग वाकिफ हैं कि अगर हमारा जो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है 139(1) में जितना हमने अभी देखा, ड्यू डेट एक्सप्लेनेशन 2 में दिखाई उन्होंने लिखी, अगर नॉन ऑडिटेड है 31 जुलाई और ऑडिटेड है तो 31 अक्टूबर और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो 30 नवंबर, अगर वो ड्यू डेट क्रॉस हो गई तो बिलेटेड रिटर्न का जो कंसेप्ट है वो 139(4) में है। तो वो आज की डेट में जो करंट लॉ है वो क्या है, 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, आज का लॉ। पहले एक जमाने में 1.5 साल तक लगभग इसकी हुआ करती थी कि क्या थी, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आज की डेट में जो करंट पोजीशन ऑफ लॉ है वो ये है कि 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, टू बी वेरी स्पेसिफिक 31 दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। आज की डेट में 31 दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट है 139(4) में। एक चीज और इसमें यूज हो जाती है कि और द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली असेसमेंट अगर हो रहा है तो असेसमेंट या जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर, उन दोनों में से जो घटना पहले हो रही है। 4 स्पेशल प्रोविजंस हैं इसमें, 139(4)A, 4B, 4C और 4D स्पेसिफिक। 4A बेसिकली क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसी तरह की इनकम जनरेट हो रही हो जो किसी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से उसको मिल रही है,
डिराइव हो रही है, इंक्लूडिंग सच काइंड ऑफ इनकम जो कि उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से मिल रही हो। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो सेक्शन 224 में इन्होंने डिफाइन किया, स्वैच्छिक जो दान देते हैं लोग। अगर ऐसे केसेस में इनकम जनरेट हो रही है तो सेक्शन 11 और 12 का इफेक्ट देने से ठीक पहले जो होगी, देखिए उसको अपना आईटीआर 139(4)(a) के प्रोविजन के तहत फाइल करना होगा उस व्यक्ति को। तो 139(4)(b) ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है स्पेसिफिक, कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो 13A में जहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन उसका आईटीआर जो फाइल करना है वो मैंडेटरी है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, उसके इफेक्ट को दिए बिना। तो वो क्या है, देखिए कि वो जो भी विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13A, अगर जो उस पॉलिटिकल पार्टी की इनकम जो भी जनरेट हो रही है वो क्रॉस कर रही है, ये पता कैसे चलेगा? ये मैंडेटरी हो गया फाइल करना अपने आप, क्योंकि जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसका वो क्लेम कहाँ करने वाला है कि वो एग्जाम्प्ट है 13A में, वो आईटीआर में ही फाइल कर सकता है, अदरवाइज वो फाइल कैसे करेगा? और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा कि विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 13A। तो इट मींस कि 139(4)(b) में ये मैंडेटरी हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी अपना आईटीआर फाइल करेंगी थ्रू इट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चाहे वो सेक्रेटरी के नाम से जाना जाए या उसका डेजिग्नेशन कुछ और हो। ये 139(4)(c) ये कई लोगों पे एप्लीकेबल है। देखिए सेक्शन 10 के जो सेक्शंस कोट कर रहे हैं, सेक्शन 10(21) में जो रिसर्च एसोसिएशंस हैं, सेक्शन 10(22)(b) में न्यूज एजेंसीज हैं जिनकी इनकम एग्जम्प्टेड है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ऐसे केसेस में जो न्यूज एजेंसीज हैं अपनी जो इनकम डिराइव कर रही हैं वो एग्जम्प्टेड है। 10(23)(AAA) में वही सोसाइटी है जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जो हम लोग जैसे गवर्नमेंट में फॉर्म कर लेते हैं, जो वेलफेयर फंड्स और वेलफेयर सोसाइटीज बनाते हैं, वो 10(23)(AAA) में है। 23B में एक खादी बोर्ड है, 10(23)(b) वाला, जो खादी बोर्ड की इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है, ठीक। और ये देखिए 10(23)(c) के अंदर आने वाले ये जितने भी जो हम लोगों ने जिक्र किया था ना 5 करोड़ से जिनकी कम लिमिट हो, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल्स जो 10(23)(c), 3(a)(c) और 3(a)(d) में कवर हो रहे हैं, यहाँ ये हो गए, है ना। या फिर उसके बाद आप देखें क्लॉज 4, 5, 6 और 6A को भी अलग से इन्होंने कवर किया। ये क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 और 6A का मतलब हो गया किसी भी तरह का ऐसा स्पेशल ट्रस्ट बनाया गया हो, फंड बनाया गया हो। और 6 और 6A क्या है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चैरिटेबल पर्पज वाला, या फिर 6A में हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि जिनका अप्रूवल 10(23)(c), 6A वगैरह में हुआ हो, या ऐसे म्यूचुअल फंड जो 10(23)(d) में हो, और ये सारी चीज़ें इन्होंने दी। या जो कॉफ़ी बोर्ड और टी बोर्ड वगैरह 10(29)(a) में बने हुए हैं, वो सभी इसमें कवर किया है इन्होंने। ऐसे लोग जो कि अपनी इनकम को एग्जम्प्ट इनकम के फॉर्म में क्लेम करते हैं, एग्जम्प्टेड होती है उनकी पूरी इनकम विदाउट गिविंग दिस इफेक्ट। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए पूरा सेक्शन 10 को पूरी तरह से अनब्लॉक लिया हुआ है, स्पेसिफिक नहीं लिया। इन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी एसोसिएशंस हैं, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, फंड, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी लोग विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, यानी जितने भी जहाँ उनकी एप्लीकेबिलिटी हो रही थी उसका इफेक्ट दिए बिना, उनकी जैसे ही उनकी जो इनकम है वो मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट को क्रॉस करती है, उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 139(4)(c), ठीक। तो अब अगर हम इसको कहें समझने की बात, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से है कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी 5 लाख की इनकम है, 3 लाख की इनकम है, 3.5 लाख की इनकम है, और 1.5 लाख में उसका चैप्टर 6 का डिडक्शन है, तो इफेक्टिवली तो 2 ही लाख रुपए उसकी इनकम हुई, टोटल इनकम जिसपे वो टैक्स पे करेगा, लेकिन आईटीआर फाइल करना उसके लिए मैंडेटरी है, जो कि हमने प्रोविजन 6 में पढ़ा था 139(1). सिमिलरली 139(4)(c) में ये सारी इनकम एग्जम्प्टेड है, लेकिन बिना इफेक्ट दिए हुए। जैसे ही आप बिना इफेक्ट दिए हुए उसकी वैल्यू को लेंगे, उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि क्लेम कहाँ पे करेगा, आईटीआर में। यूनिवर्सिटी को रिटर्न भरना है जी हाँ बिल्कुल, ये कवर होगा 10(23)(b)
इसको वो करवा दें। यहाँ पे आएगा 3AC या 3AD के अंदर आएगा। एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनकी रिसीट जो है 5 करोड़ से ऊपर है वो है, और 3AB में आएगा बेसिकली, कोई गवर्नमेंट फंडेड है ना ये, तो 3AB में आएगा यहाँ पे। जब हम ये सेक्शन देखेंगे 1023C3AD तो वहाँ पे मिलेगा ये। और 3AC और 3AD वो है जो अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या अदर हॉस्पिटल्स हैं जिनको 5 करोड़ से कम की रिसीट मिलती है। अब हम सेक्शन देखते हैं 139(5), इससे हम सभी वाकिफ हैं, परिचित हैं। 139(5) मतलब रिवाइज रिटर्न। इसका जो प्रोविजन है वो 139(4) के एकदम सिमिलर होता है, मतलब एज पर टाइम लिमिट। अगर इसकी कंडीशन क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, इसमें एप्लीकेबिलिटी और एलिजिबिलिटी ये है कि ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसने अपना जो रिटर्न है, ओरिजिनल रिटर्न विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइल कर रखा हो। 139(1) में जो ड्यू डेट डिफाइंड है, अगर उसके अंदर किसी ने अपना ITR फाइल किया है तो ही इज एलिजिबल फॉर रिवाइजिंग हिज ITR विद n नंबर ऑफ टाइम्स। ये भी इसका डीमिंग क्लॉज है कि कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, तो n नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं। टाइम लिमिट क्या होगी? टाइम लिमिट वही है जो 139(4) रिलेटेड रिटर्न की है। क्या है वो? 3 months prior to the end of the relevant assessment year, to be very specific 31st December of the particular assessment year, यानी 31st December और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier, ये कंडीशन भी रहेगी। ठीक है, यानी अगर असेसमेंट पेंडिंग है उसका और असेसमेंट कंप्लीट होने के ठीक पहले, या असेसमेंट ईयर जो है 31 दिसंबर वाला, अगर उसकी डेट से पहले उसको लगता है कि मेरी इनकम में कुछ हमें उसमें अपडेशन करना है, कोई चीज़ उसमें त्रुटि रह गई है, रिवाइज करना है, व्हाटएवर, तो इन दैट केस वो अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है और n नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकता है। यानी रिवाइज रिटर्न को फर्दर रिवाइज कर सकता है, फर्दर को फर्दर रिवाइज कर सकता है, और जो फाइनल रिटर्न होगा वही माना जाएगा फाइनल रिटर्न। अगर हम इसको असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट रिलाई अपॉन द प्रीवियस रिटर्न, जो कि अपडेटेड आज की डेट में हमारा रिवाइज रिटर्न लेट से उसका 2 बार उसने रिवाइज रिटर्न फाइल किया, तो जो सेकेंड टाइम उसने फाइल किया होगा उसी की जो डिटेल्स है, डिडक्शंस हैं या जो भी चीजें हैं, उसी को आपको लेना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रूटनी। वी कैन नॉट, हाँ लास्ट वन एग्जैक्टली, वी कैन नॉट रिलाई अपॉन द अर्लियर वन और द ओरिजिनल वन। तो फिर सर इसमें पेनल्टी से बचने के लिए वो मान लीजिए उसको लगता है कि एसेसमेंट होगा, एडिशन होगा, पेनल्टी लगेगी, हाँ तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो पेनल्टी से बच जाएगी सर। तो बच जाएगी, बिल्कुल बचेगी, क्योंकि पेनल्टी कैसे लगती है? कंसीलमेंट का जो 270(11)(c) का कंसेप्ट था, क्या था बेसिकली कि अगर उसका वॉलंटरी डिस्क्लोजर हो गया है, खुद ही उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बिल्कुल अटेम्प्ट कब होता है किसी चीज का? अगर आप चाहे इसका प्रोसिक्यूशन सेक्शन देखिए 276 में, लॉजिकली सोचा जाए तो उसने बिल्कुल तो पहला रिटर्न फाइल किया, लेकिन उसको गलती का एहसास हुआ, कभी तो रिवाइज करने जा रहा है, ये चाहे वो डिडक्शन उससे लगा कि गलत क्लेम हो गया। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, अगर वो विद इन ड्यू डेट फाइल किया है और असेसमेंट नहीं हुआ उसका, तभी ये वर्ड आ रहा है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। लेकिन क्वेश्चन आया तो जाहिर है उसके पास, हाँ स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर होना चाहिए। वो ठीक है, आज की डेट में नहीं आएगा, पहले ये लिमिट तो 2.25 साल की हुआ करती थी, और तब भी ये लैंग्वेज यही हुआ करती थी कि 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ये लैंग्वेज तब भी थी। और फिर ये कब हुई? 1 साल हो गई, एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर हुई 31 मार्च हो गई, और लेटेस्ट ईयर 31 दिसंबर है। आजकल जल्दी प्रोसेस तो बहुत जल्दी हो जाता है, अगर फाइल किया सुबह प्रोसेस उससे कोई मतलब नहीं, प्रोसेस रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है। वो असेसमेंट नहीं, दैट इज नॉट असेसमेंट, दैट इज समरी असेसमेंट वर्ड करना ठीक नहीं है, क्योंकि समरी असेसमेंट आज की डेट में नहीं है, वो प्रोसेसिंग ही कहलाता है। 139(1) स्मॉल ए का जो ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग ही कहलाता है, इवन दो जो सेक्शन 143 की जो हेडिंग है वो असेसमेंट है, इवन दो 143 की जो हेडिंग है सर वो असेसमेंट है, बट 143(1) का जो ऑर्डर है वो इंटीमेशन कहलाता है, इसलिए आप ध्यान से देखें तो वो प्रोसेसिंग है, वो असेसमेंट नहीं है इस पर्पस के लिए। तो हम लोग 139(5) पे भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 139(6) कहता है कि ऐसे रिटर्न जो कि 139(1) के हों या 139(3) के हों, यानी रिटर्न ऑफ लॉस हो या रिटर्न ऑफ इनकम हो, तो भी वेरी स्पेसिफिक अगर हम ऐसे कहें, वैसे
उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है वो हमने चर्चा की रूल 12 में है कि ITR 1 इसके लिए, ITR 2 के लिए, ITR 3 इसके लिए, ITR 4 इसके लिए है। लेकिन उसके अलावा भी अगर सेक्शन 6 ये कह रहा है कि ऐसे केसेस कि जहां पे ऐसी इनकम को, अगर वो बोर्ड कह रहा है, नहीं हमारा एक्ट ये कह रहा है कि वैसी इनकम को दिखाना है जो कि एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आप देखेंगे ITR में आज की डेट में कॉलम आता है ऐसी इनकम जो कि फॉर द डेटा पर्पस कह लिए, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, जो कि आपने क्लेम किया है कि एग्जम्प्टेड इनकम, बट आप उसको शो करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है 139(6) में देखिए, इस तरह की डिटेल या बैंक अकाउंट डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल वो मांगते हैं ना आज की डेट में। तो ये बाय द वर्च्यू ऑफ जो प्रेस्क्राइब्ड ITR में जो प्रोफार्मा बना हुआ है उसमें डिटेल हम मांग रहे हैं, बोर्ड मांग रहा है एक्ट की पावर से, तो वो 139(6) के वर्च्यू से कि जो प्रेस्क्राइब्ड नॉर्मल फॉर्मेट है उसके अलावा ये चीजें मांग रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से जो 139(6)A है ये उनके लिए एप्लीकेबल है जहां ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो रही है, ऑब्वियसली जो ग्रॉस रिसीट एक सर्टेन अमाउंट को क्रॉस कर रही है, और 44A भी जहां पे कवर होता है। 139(6) उसके लिए एप्लीकेबल है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ इतना ही है, 139(6) और 139(6)A। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी तरह का? 139, अब इसके बाद जो वैसे ये सेक्शन 139(8)A आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 139(8)A ये हुआ करता था कि अगर आपने रिटर्न को एक लिमिट के बियॉन्ड फाइल किया, यानी लेट रिटर्न फाइल किया, तो उसका इंटरेस्ट चार्ज होने का प्रोविजन था 15% पर एनम के से 139(8)A में। 88-89 में ये डिलीट कर दिया गया, तो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए इसमें आ भी गया होगा कि कब तक एप्लीकेबल है। ये 88 से पहले तक ही एप्लीकेबल था, इससे पहले था ही। लेकिन अब एक नया सेक्शन ऑलरेडी हमारे उसमें आ चुका है 139(8) कैपिटल ए, यानी 139(8) स्मॉल ए अब नहीं है, लेकिन 139(8)A है। सर कलर कैसे चेंज होता है? क्लिक करें 139(8)A ये असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2022 से आया। ये सेक्शन अपडेटेड रिटर्न ITR U रूल है 12AC, जिसके अंदर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि कैसे फाइल करना है, और अपडेटेड रिटर्न है वो ये छूट देता है कि आप अपने ITR को अपडेट कर सकते हैं। इन्होंने रिवाइज की जगह टर्म दिया अपडेट, बट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। वो रिस्ट्रिक्शंस इसमें है, किस पे एप्लीकेबल होगा किस पे नहीं, कि विदिन, और सेक्शन को देखें कि विदिन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारा जो भी रेलिवेंट है, असेसमेंट ईयर 2021 है, तो ऑब्वियसली 31 मार्च 2023 तक अपना आप ITR U फाइल कर सकते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 139(8)A। ये है मेन इसका सेक्शन। अब इसमें इसकी की फीचर्स क्या है वो इसमें डिफाइंड है, उन्होंने किया हुआ है। की ब्रेक करना होगा तो प्लीज बता दीजिएगा आगे। देखिए चाहे उस पर्सन ने ITR फाइल किया हो या ना फाइल किया हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो सेक्शन 139(1) का ITR हो, सब सेक्शन 4 का ITR हो, या सब सेक्शन 5 का ITR हो, यानी या तो उसने ओरिजिनल फाइल किया, अपडेटेड फाइल किया, या रिवाइज फाइल किया, या नहीं फाइल किया, तो भी इन दैट केस वो अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है। कब तक कर सकता है? विदिन 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। कैसे कर सकता है? प्रेस्क्राइब फॉर्म, जब इसको क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म या रूल जो है वो है, फॉर्म जो है वो ITR U है, और जो उसका मेथड है और जो रूल है इससे रिलेटेड वो है 12AC। नहीं, उसकी कंडीशंस अभी हैं आगे कि अगर स्क्रूटनी पेंडिंग हो और स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई तो नहीं कर सकते। जब स्टूडेंट सेलेक्ट होता है उसके तुरंत बाद कर लेते हैं। अब ये देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन तो लगा रखा है कि पेंडिंग हो या कंप्लीट हो, इसके ठीक पहले तो कर सकता है। अगर हाँ नहीं कर सकता
अभी देखिए एक्ट अलाउ नहीं कर रहा। कई केसेस में क्या होता है, देखिए अभी प्रैक्टिकल मैं नहीं जानता क्योंकि आप लोग फील्ड में ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं। अगर हम एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। इसी बात को हम 148 के लिए देखें तो 148 का नियम ये कहता है, जो उसका आईटीआर हम मांगते हैं, इन जनरल असेसिंग ऑफिसर उस पर कितना समय देता है, 30 दिन का, 1 महीने का। फिर भी वो 6 महीने बाद भी फाइल करता था तो हम उसको अलाउ करते हुए सिस्टम में ले लेते थे और उसके प्रोसेस कर रहे थे। बट एक्ट स्पेसिफिक है कि अगर आपने जो टाइम दिया है वो नहीं अगर उसको फाइल कर रहा है तो नॉनेस्ट हो जाएगा। आज की डेट में असेसमेंट के 23-24 ऑनवर्ड फाइनली एक्ट में अमेंड कर दिया अपने आप को और कह दिया कि 3 महीने के अंदर अगर वो नहीं फाइल करेगा तो ये माना जाएगा कि वो इनवैलिड रिटर्न। ये जो एम्बिग्यूटी थी उसको एक्ट ने इस साल अमेंड कर दिया, अलाउ कर रहा है उससे। अभी भी मतलब नहीं, इस साल अब नहीं करेगा। इस साल तो किया था। हाँ, इस साल तक तो किया था। असेसमेंट के 23-24 में जो स्क्रूटनी खुलेंगी, जिन्होंने अभी नोटिस इशू किया होगा, उसमें आईटीआर फाइल करने की जो टाइम दी होगी 3 महीने दी है। अब वो 3 महीने देने के बाद अब उनके पास कोई स्कोप ही नहीं है कि उसको बढ़ा ले घटा ले। 3 महीने बाद अगर वो फाइल करेगा तो नॉनेस्ट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी। तो अगर मैं आज इसकी बात करूं तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें 3 क्लॉजेज हैं, इसमें 3 हाँ हाँ। अगर हम इस सेक्शन की बात करें, एक मिनट एक मिनट और लीजिएगा, 139(8)(a) की बात करें तो देखिए इसमें 3 चीजें आ रही। एक आ रही है एप्लीकेबिलिटी, यानी किस पे अप्लाइड नहीं। तो किस पे अप्लाइड नहीं है, रिटर्न ऑफ लॉस के केस में अप्लाइड नहीं है, या ऐसे केस में अप्लाइड नहीं है जहां पे वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहा हो या रिफंड को बढ़ा रहा हो। तो देखिए तीनों उन्होंने लिख दिया प्रोविजो के माध्यम से। प्रोवाइडेड कि जो आप अपडेटेड फाइल कर रहे हैं आईटीआर, वो रिटर्न ऑफ लॉस होगा तो अप्लाइड नहीं है। ऐसा हो रहा है जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है तो भी अप्लाइड नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है। और या तो क्या कर रहा है, रिफंड को बढ़ा रहा है तो भी एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स देने वाला अब देखिए इसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, वो तो कंडीशन हो गई। कैसे, जिनके ऊपर सर्च हो गई, सर्वे हो गया या 132A का रिक्विजिशन हो गया बाय द वर्च्यू ऑफ बुलियन, जो मनी बुलियन ज्वेलरी है या डॉक्यूमेंट्स का हो गया। यानी जो 132, 133A, 132 कैपिटल ए जिसके ऊपर भी इन्वोक हो गया उस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये देखिए इन्होंने इसको नॉट एलिजिबल यानी रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज यहाँ पर भी दे दिया। यहीं पे नहीं रुके हैं, अभी देखिए इसके बाद ये कहते हैं कि अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकता ऐसे केसेस में, प्रोवाइडेड आल्सो में प्रोविजन 2 में। कहाँ कि अगर ऑलरेडी उसने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया हो, यानी यहाँ पे अनलाइक रिवाइज रिटर्न दोबारा फाइल करने की छूट नहीं। दूसरा देखिए एनी प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन और रिवीजन, यानी 263, 264 भी है, आईटी एक्ट में पेंडिंग हो या कंप्लीटेड हो। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें तो जो प्रोविजन 2 का क्लॉज बी है ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर स्क्रूटनी पेंडिंग है, चाहे 148 की या नॉर्मल स्क्रूटनी या 263, 264 भी अगर पेंडिंग है तो भी वो अपडेटेड रिटर्न नहीं कर सकता। साथ ही साथ असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है कि उसका केस बेनामी में चल रहा है, सफीमा में चल रहा है, पीएमएलए में चल रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन उसको है। क्लॉज सी, प्रोविजन 2 का क्लॉज सी, तो भी वो अपडेट नहीं कर सकता। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल आपके पास बताया गया और उसके बाद आपने अपने आप को अपडेट कर दिया। अगर आप इन कंडीशन में फॉलो नहीं करना जी, हाँ, अगर ये कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही हैं और तब आप अपडेट करते हैं तो ऑब्वियसली कोई फर्दर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। प्रोसिक्यूशन चैप्टर 22 अगर आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, प्रोसिक्यूशन की कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो भी आप नहीं कर सकते। और एनी सच पर्सन जिसको कोर्ट नोटिफाई कर दे, तो अगेन बोर्ड हो सकता है कोई हॉस्टल लिस्ट या कोई रूल इसके लिए लाए हुए, गलत बात है। तो इन केसेस पे ये लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने देखिए प्रोविजो 3 के माध्यम से एक छूट दे दी इन्होंने, जो पहली जगह लिखा था कि रिटर्न ऑफ लॉस के केस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन देखिए प्रोविजो 3 के माध्यम से इन्होंने कहा कि अगर रिटर्न ऑफ लॉस था और अपडेट करने पे वो रिटर्न ऑफ इनकम बन जाता है तो अलाउ कर दिया है। अगेन जो आपने कहा मेन बात यही है, सारा क्रक्स इस बात का यही है कि अगर गवर्नमेंट को आप टैक्स यानी कि एक्ट को टैक्स देने जा रहे हैं, अपने अपडेट करने की वजह से टैक्स लायबिलिटी इनहांस कर दे रहे हैं, रिटर्न ऑफ लॉस को अगर रिटर्न ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपको वो बेनिफिट यानी वो अलाउ कर देगा। ठीक है,
ये है मेरी टी ब्रेक कर लीजिए।